पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है तो पावर है। अच्छा लर्नेड काउंसिल, एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 191A आ चुका है और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करते हैं। एंड नाउ यू आर सेइंग कि देयर शुड बी अ फुल बेंच। तो क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले। देखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिन्यूड नहीं हुई ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर। अगर कोई इशू आ भी जाए, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है तो चीफ जस्टिस के थ्रू कमेटी के पास जा सकता है, कमेटी के पास रेफर किया जा सकता है। उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 19A has to be read with the whole constitution। मेरी गुजारिश ये कि बहुत सी जजमेंट्स में आपने फरमाया है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अलोन नहीं होती। इट हैज टू, उसमें तो बाइफरकेट कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शैल बी हर्ड बाय द बावजूद इसके, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके, बावजूद इसके यू आर स्टिल ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको 187 के हवाले से भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम ट्रीट करें कि ये। आप 184(3) को तो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वुड बी दी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इफ यू विल रीड 184(3) with Article 191A sub Article 3? ठीक है, you mean to say that the power of the Supreme Court or the bench or the suo motu as provided under Article 184 are still intact? ठीक है, if you read this sub Article 3 with sub Article 3 of Article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, vested in the Supreme Court। वो जो 3 को आप पढ़ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, उसको लाके यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक बात फिर आप पढ़ेंगे इसका सब आर्टिकल सब क्लॉज बी, appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of Article 185, where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution, and original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184 भी यहाँ ट्रांसफर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो जो आप बात कर रहे थे, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub-article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. आपने जैसे शुरू किया, आपने माना कि 1843 की जुरिस्डिक्शन तो है वो, अब आप कह रहे हैं कि वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। किसने कहा आपको कि वो है? 1843 तो आप फरमा रहे ना कि वो आज भी इंडिपेंडेंट है, विदाउट प्रेजुडिस टू द आर्टिकल 191A, the constitutional bench and existence of the constitutional bench is another thing, and this 184(3) is still there because the proviso has been added in that. इसीलिए मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सारी ट्रांसफर करनी थी बिफोर द बेंच, तो वो प्रोवाइजो यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड किया? ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो फिर एक इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है बाय द वे this expression and this proviso has been provided, and where it has been provided under article 1843। जी, वो क्या प्रोविजो दोबारा पढ़ दीजिए आप। दोबारा पढ़ लेते हैं जी। क्लास 3 के तहत we all know the Supreme Court has the power to pass order in nature of suo motu. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso, exclusively, explicitly,
power of suo moto is being curtailed or reduced. Okay? So When ye- they provided this proviso in Article 184(3), at the same time, at the same juncture, they have already crafted Article 191A in the Constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the Constitutional Bench. Sir, please अब इसीलिए उन्होंने let me यहाँ पे make myself emphasis add clear. किया सर, है। ये प्रोवाइजो जो है 26 अमेंडमेंट ने प्रोवाइड की है, बिल्कुल सही है, ठीक I है, agree with इसलिए that. ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये 191 क्लास 3 के साथ होनी चाहिए। उन्होंने जब आगे लिख दिया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यही में सब आर्टिकल 3 के अंदर 191A में when they provided this wording vested in the Supreme Court means whatever vested in the Supreme Court under Article 184(3) that has been transformed to Article 191A of the Constitution. इसकी चले for a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने की? वहाँ क्या बार था, वहाँ क्या रुकावट थी? This is the 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई, ये तो बात की बात है। बात ये है कि ये तो अब- इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है, मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का I have जुरिसडिक्शन made my- अनटच है। मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि वंस देयर आर टू प्रोविजन 184(3) and 191A I have- that need to be harmonized for I- the purposes of I have- literal interpretation and the intention of the constitution framers. I have made my submission. I move forward. It's up to you to take it or not. But I have whatever I feel. Okay, ठीक है, I that submit is the it. point, then we will answer. No, sir. Thank you. I refer to PLD 1997 Supreme Court. Relevant at 7 to 8. पहला पेज बता दीजिए please. Page, it starts from 700, sir. PFU General Insurance Service Federation. प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी। आप रेलेवेंट पेज कौन सा पढ़ जी रहे थे? मैं रेलिवेंट पे आता हूँ, मुख्तसर करने के लिए 7 to 8 पे आ जाए सर। जी इसमें जो पैरा 18 है स्टेट पे, उस पे आ जाए। ये सर ब्रीफेस्ट कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जिसको भी आप कहें, ऑन माय पॉइंट of use of notwithstanding or its purpose and meaning. Now I read para 18, my lords, if you have got the book. प्लीज पढ़िए। Arguments had been addressed by learned counsel for the appellants as well as by Sheikh Haider representing the department on the non-obstant clause in section 10(7) of the act as well as section 26A of the ordinance. So this judgment was passed by my lord Nasir Aslam Zahid, deceased. A non-absent clause is usually used in a provision to indicate that the provision should prevail despite anything to the contrary in the provision mentioned in such non-obstant clause. In case there is any inconsistency between the non-obstant clause and another provision, one of the objects of such a clause is to indicate that it is the non-obstant clause which would prevail over the other clauses. Now, my lords, notwithstanding was used in 175A3, 191 clause
6, but not in 3 of 191. Intention is very clear that the bar is not a complete. And Article 191A still has to be read with Article 176 and other relevant 176 constitution, किसमें आप which कह रहे हैं? relates to this part of the Constitution and particularly Part 1, Chapter 1 of Part 7 of the Constitution. नहीं, तो- आप पहले इसमें पढ़ रहे थे ना 175 कहाँ पे आप पहले पढ़ रहे हैं 175A में किसमें 175 175A सर देखें 175A clause 2 reads how to appoint judges of the Supreme Court through the commission. सब आर्टिकल 3 में है नॉन और ऑब्स्टेंटिव क्लास 3 कहती है कि notwithstanding contained in clause 1 or clause 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. So because the Judicial Commission has been barred for the appointment of the Chief Justice, and notwithstanding has been used. And this notwithstanding expression has इस not वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है।